हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जीएस में हिस्ट्री में आपका इसके पहले जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो जहांगीर तक हो चुका था। कल फर्स्ट हाफ तक ही हुआ था, लेकिन जहांगीर को हमने समाप्त किया था। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण आपके मुगल साम्राज्य के शासक आते हैं उनका नाम है शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग जानते होंगे शाहजहाँ के विषय में। और बहुत से लोग अगर शाहजहाँ के विषय में, जो शाहजहाँ जाना जाता है वो शहंशाह तो था ही, इसके साथ साथ वो ताजमहल के निर्माण से भी वह काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो शाहजहाँ जो हमारा मुग़ल साम्राज्य का शासक बनता है वो मुग़ल साम्राज्य का 5वां शासक होता है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और उसके बाद शाहजहाँ। ठीक है, मैंने जैसे इसके पहले आपको बताया था कि शाहजहाँ का जो जन्म हुआ है वो उदय सिंह के, जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह थे, उनकी पुत्री जगत गोसाई से उनकी माँ थी। उसका पुत्र शाहजहाँ था। किसी को खुर्रम नाम से जाना जाता था, बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, इसके पहले इसका विवाह जब हुआ था तो 1585 में आपके मान सिंह की बहन मानबाई के साथ जहांगीर का विवाह हुआ था। फिर 1586 में उदय सिंह की पुत्री, जो मारवाड़ के शासक थे, उनकी पुत्री जगत गोसाई के साथ इसका विवाह हुआ था। तो मानबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम खुसरो था। क्या नाम था? खुसरो। खुसरो के विषय में मैंने आपको बताया था कि आपके इलाहाबाद का जो खुसरो बाग है, ठीक है, यहाँ पे मानबाई और खुसरो दोनों लोग दफन किए गए थे। और दूसरा जो नंबर का पुत्र था वो खुर्रम था। ठीक है, इसके बाद जो पुत्र जहांगीर था उसका नाम परवेज था, और परवेज के बाद शहरयार था। शहर, ठीक है, यही खुर्रम आपका इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के नाम से। आपको इसकी कहानी मैंने बताई थी कि शाहजहां नाम इसका कैसे पड़ा। तो ये जब दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था, अहमदनगर का अभियान, ठीक है, तो अहमदनगर के अभियान जब समाप्त हुआ, वो अहमदनगर के शासक से जब मुगलों की संधि होती है, कब? 1617 में जब वो संधि होती है, तो उसी संधि के फलस्वरूप जहांगीर खुश होकर खुर्रम को क्या कहता है? शाहजहां कहता है, शाहजहां उपनाम देता है। इसके पहले भी खुर्रम को एक नाम मिला था, शाह खुर्रम, शाह उपाधि मिली थी, शाह खुर्रम। वह उपाधि तब मिली थी जब वह चित्तौड़ से संधि करने में सफल हुआ था। वह संधि हुई थी 1615 में। ठीक है, और यह शाहजहां नाम उसको मिला 1617 में। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका? खुसरो जहांगीर का पुत्र, प्रथम पुत्र, खुर्रम द्वितीय पुत्र, परवेज शहरयार। ठीक है, खुर्रम शाहजहां के नाम से, शाहजहां नाम पड़ा कब? 1617 में। कौन सी संधि थी? अहमदनगर, दक्षिण भारत की अहमदनगर। ठीक है, एक ये हुआ था। और दूसरा जो है शाह खुर्रम नाम पड़ा था जब वह 1615 में चित्तौड़ से संधि करता है। दो नाम देखें। अब शाहजहां जहांगीर की मृत्यु के बाद इसका जन्म जो हुआ था वो 1592 में, 92 में हुआ था। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां गद्दी पर बैठता है। जहांगीर की मृत्यु आपका अक्टूबर 1627, ठीक है,
ये जहांगीर की मृत्यु होती है और जहांगीर को लाहौर में दफनाया जाता है। लाहौर कहाँ स्थान है? लाहौर में शाहदरा नामक स्थान पर जहांगीर को दफनाया जाता है और इसी जगह उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की भी कब्र है, लाहौर में ही। इसी जगह उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेयसी थी, ठीक है, अनारकली, उसकी भी कब्र आपकी लाहौर में ही है, ठीक है। ये अक्टूबर में इसकी मृत्यु होती है, लेकिन ये फरवरी जो है, फरवरी 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठता है। शाहजहां गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद इसके पहले इसका विवाह किसके साथ होता है? आपने जुंता गुट का नाम सुना होगा। मैंने आपको बताया था जुंता गुट का निर्माण मुमताज महल ने किया था। उसमें कौन कौन से सदस्य थे? जुंता गुट में आपके सदस्यों की संख्या थी, एक तो मुमताज महल जहांगीर की पत्नी, अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम रहता था, सॉरी मेहरुन निशा इसका नाम रहता है। दूसरा इसका पिता, मुमताज का पिता ग्याश बेग यह जुंता गुट में शामिल रहता है। तीसरा मुमताज का भाई आशफ खान ये शामिल रहता है। चौथा मुमताज की मां अशमत बेगम ये शामिल रहता है। और पांचवा खुर्रम ये शामिल रहता है। ये पूरा कौन सा गुट निर्माण करता है? जुंता गुट, ठीक। इसी आशफ खां की पुत्री रहती है जो मुमताज महल का भाई आशफ खां रहता है। इसी की पुत्री का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। यह आशफ खां की पुत्री रहती है जो कि मुमताज महल का भाई आशफ खां है, ठीक है। इसी अर्जुमंद बानो बेगम के साथ इसका विवाह हुआ था। किसका? शाहजहां का। शाहजहां की शादी इसी के साथ हुई थी और इसने इस बेगम को, सॉरी एक यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको वो कर लीजिएगा कि मुमताज महल इसका नाम नहीं रहता, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसका नाम क्या रहता है? नूरजहां, ठीक। इसी नूरजहां के भाई आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे शाहजहां मुमताज महल के नाम से पुकारता था, मुमताज महल के नाम से जानी जाती थी, ये इसी के साथ शाहजहां का विवाह हुआ था। और यह विवाह संपन्न हुआ था 1612 में, ठीक है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1611 में नूरजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ हुआ था। और 1612 में शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जो मुमताज महल के नाम से इतिहास में जानी जाती, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इस कहानी के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि शाहजहां के इस मुमताज महल से टोटल 14 संतान का जन्म होता है। मुमताज महल से 14 संतान। इन 14 संतानों में से 7 जीवित रहती हैं, 7 जीवित। 7 में 4 जो है पुत्र रहते हैं और 3 पुत्री, ठीक है। और ये पुत्र इतिहास में काफी फेमस होते हैं।
उत्तराधिकार का युद्ध इन्हीं पुत्रों के बीच लड़ा जाता है। तो इन पुत्रों में पहला नाम आपका दारा शिकोह, सॉरी पहला नाम आपका जहां आरा का, जहां आरा, ठीक है। दूसरा नाम दारा शिकोह, दारा शिकोह। तीसरा नाम आपका शाह शुजा, शाह शुजा। चौथा नाम रोशन आरा, रोशन आरा। पांचवा नाम रोशन आरा के बाद आपका औरंगजेब, औरंगजेब। छठा नाम आपका औरंगजेब के बाद जो नाम आता है मुराद बख्श, मुराद बख्श। और मुराद बख्श के नाम से जो सातवां नाम और आता है गौहन आरा, गौहन। 14 संतान शाहजहां का मुमताज महल से, 7 जीवित रहती हैं। 7 जीवित में 4 पुत्र 3 पुत्री रहती हैं। और 4 पुत्र में पहली संतान जो जहां आरा, फिर दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, फिर रोशन आरा, फिर औरंगजेब, फिर मुराद बख्श, फिर गौहन आरा, ठीक है। इसका जन्म जो है देखिए 1614 में जहां आरा का जन्म होता है, 1615 में दारा शिकोह का जन्म होता है, 1616 में शाह शुजा का जन्म होता है, 1617 में रोशन आरा का जन्म होता है, 1618 में औरंगजेब का जन्म होता है, 1624 में मुराद का जन्म होता है और 1631 में गौहन आरा का जन्म होता है। ये लगातार इसकी संतानें 14, 15, 16, 17, 18 लगातार संतान, ठीक है। बीच में भी चूंकि और संतानें थी जो डेथ हो गई, बाद में एक गैप आपको दिखाई देता है मुराद बख्श और गौहन आरा में, ठीक है। वो सब भी लगातार संतानें थी, ठीक है। अब पता चला ये बचे हैं। ये पुत्रों का और पुत्रियों का नाम याद रखिएगा, जहां आरा, दारा शिकोह, ठीक। उसके बाद शाह शुजा, फिर रोशन आरा, रोशन आरा के बाद औरंगजेब, गौहन आरा, ठीक है, वो मुराद बख्श, फिर गौहन आरा। इतने लोग आपके इसके रहते हैं। अब जरा देखिए दिल्ली की गद्दी पर, पहले आगरा की गद्दी पर ये बैठा। बैठने के बाद इसके शासनकाल में 3-4 विद्रोह आप दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह होते हैं। उसकी शुरुआत हो जाती है 1628 से। 1628 में ही सत्ता संभालता है और उसी समय लोगों का विद्रोह शुरू होता है। पहला विद्रोह जो इसके शासनकाल में होता है वह खाने जहां लोदी का, आप विद्रोह हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्रोह पहला विद्रोह होता है खाने जहां लोदी, खाने जहां लोदी। दूसरा विद्रोह होता है जुझार सिंह बुंदेला का, जुझार सिंह बुंदेला का, ठीक। यह विद्रोह 1628 में ही होता है। यह 1628 में ही इसके बाद हो जाता है जुझार सिंह बुंदेला का, ठीक है। तीसरा विद्रोह आपका इसका होता है पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का। यह विद्रोह होता है 1632, किस स्थान पर? हुगली नामक स्थान, ठीक है। उसके बाद ये 3 प्रमुख विद्रोह होते हैं। इसके बाद एक और इसकी लड़ाई होती है सिखों के साथ, ठीक है। चौथा सिख में उस समय गुरु रहते हैं हरगोविंद। सिखों के साथ युद्ध का प्रमुख कारण क्या रहता है?
वो कारण ये होता है कि शाहजहां का एक बाज, एक पक्षी, ठीक है, वो उड़ता हुआ हरगोविंद के खेमे में चला जाता है जहां उनका आश्रम रहता है, ठीक है। शाहजहां उसका शिकार करता है, लेकिन वह उड़कर वहां चला जाता है। इसको शाहजहां ने हरगोविंद से मांग की कि वह बाज हमको वापस दे दिया जाए, जिसे हरगोविंद इनकार कर देते हैं, ठीक है। एक कारण ये रहता है बाज पक्षी, और दूसरा कारण होता है एक गोविंद नगर की स्थापना, ठीक है, जिसे शाहजहां मना करता है, लेकिन हरगोविंद इसे स्वीकार नहीं करते। यही दो प्रमुख कारण रहता है, और बाद में इन्हीं की वजह से यह हरगोविंद को फांसी की सजा दे देता है। फांसी की ये प्रमुख आप विद्रोह भी इसका देख लीजिए, खाने जहां लोधी, जुझार सिंह बुंदेला, फिर पुर्तगालियों का, और फिर हरगोविंद के साथ, ये चार इसके शासनकाल के विद्रोह रहते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण कार्य क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम आगे चलें। अभिलाषा जी। जी सर। हमने कहा कि मेरी बातें और जो आपकी ये बोर्ड पे दिखाई ये सब सही चल रहा है, सब कुछ? हाँ सर, देख रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। वो सर ऊपर वाला सर, मतलब आप बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है, वो थोड़ा छोटा है। अच्छा, उसको बड़ा कर रहे थे, ठीक है। हाँ। चलिए ठीक है। खाने जहां लोधी का विद्रोह 1628, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह 1628, पुर्तगालियों का विद्रोह 1632, फिर हरगोविंद का विद्रोह बाज और गोविंद नगर के प्रश्न को लेकर, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण इसके शासनकाल की जो साम्राज्य विस्तार के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत में जो अहमदनगर नामक स्थान है, अहमदनगर राज्य, अहमदनगर, ठीक है, जो यहाँ राज्य था दक्षिण भारत में, जिसका 1617 में आपके जहांगीर के समय इसकी संधि हुई थी अहमदनगर से, और उसी संधि के फलस्वरूप इसको शाहजहां नाम प्रदान किया गया था। इसी अहमदनगर राज्य को शाहजहां 1633 में मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। मुगल साम्राज्य में विलय, ठीक है, कब हुआ ये? 1633 में। उस समय वहां का शासक कौन रहता है? हुसैन शाह, ठीक है। एक महत्वपूर्ण घटना 1633, देखिए आप ईयर वाइज अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए काफी मुफीद होगा लंबे समय तक रख पाना, ठीक है। ईयर वाइज मैंने आपको देखिए 1627 में जहांगीर की मृत्यु, 1628 में शाहजहां ने सिंहासन अख्तियार किया, उसको ग्रहण किया। फिर 1628 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको मैंने आपको बताया। ईयर वाइज इसकी संतानों को मैंने आपको बताया कि संतान कब इसके जन्म लिए, ठीक है। उसके बाद 1633 में अहमदनगर को इसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया, और उस समय वहाँ का शासक हुसैन शाह रहता है। इसी समय दक्षिण भारत की एक और घटना होती है 1636 में, 36 में दो घटनाएं होती हैं। एक गोलकुंडा के साथ, गोलकुंडा दक्षिण भारत में ये भी राज्य रहता है, और दूसरा राज्य रहता है बीजापुर, ठीक है। इसी दोनों राज्य के साथ 1636 में मुगलों की एक संधि होती है, ठीक है। इस समय गोलकुंडा का शासक रहता है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब
शाह, ठीक है। और बीजापुर का शासक रहता है मोहम्मद आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह प्रथम, ठीक है। इन दोनों राज्यों के साथ मुगल साम्राज्य की संधि होती है 1636 में। आप इस संधि को केवल इतना ही जानते रहिए, बस संधि की क्या शर्तें हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, ठीक है। केवल संधि जानते रहिए कि 1636 में गोलकुंडा के साथ उस समय शासक कुली कुतुब शाह था, और 1636 में ही फिर बीजापुर के साथ उस समय शासक मोहम्मद आदिल शाह फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ 3 शासक दक्षिण भारत के देख लिया, एक हुसैन शाह अहमदनगर का, दूसरा कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का, और बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल। उस समय दक्षिण भारत में यही 3 महत्वपूर्ण प्रांत थे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण प्रांत आपको मैंने कहा कि कैसे बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जिस प्रांत की स्थापना हुई थी, मैंने आपको दिखाया भी था इसको कि आपके प्रांत बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब प्रांत बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद हुए थे, ठीक है। तो उसी में से प्रांतों में से बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर शेष रह गया था। बीदर का विलय बीजापुर में हो गया था, बरार का विलय गोलकुंडा में हो गया था, ठीक है। बीदर का विलय अहमदनगर में हुआ था और बरार का विलय गोलकुंडा में हो गया था। इस तरीके से प्रांतों की संख्या कितनी बची थी? 3 बची थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। और इसके साथ अहमदनगर को 1633 में मिला लिया मुगल साम्राज्य में और इससे संधि किया दोनों के साथ। इस संधि के फलस्वरूप वो मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को स्वीकार तो कर लिए, ठीक है, उसकी शर्तें भी थी, लेकिन इसका विलय नहीं हुआ था, मुगल साम्राज्य में इसको मिलाया नहीं गया था, ठीक है। और यह करद राज्य के रूप में आया कि मुगलों को कर देने वाला राज्य बन गया था, ठीक है। इतना आप 1636 की घटना देखिएगा, ठीक है। आगे देखें फिर। इसके बाद शाहजहां के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इसने दक्षिण भारत की तरफ जब ध्यान देना शुरू किया, इसने औरंगजेब को 1636 से लेकर 1644 तक दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त किया, दक्षिण का सूबेदार, ठीक। इसके बाद पुनः दूसरी बार यह दक्षिण भारत में औरंगजेब 1652 में सूबेदार नियुक्त होता है, सूबेदार, ठीक है। एक प्रश्न इस पे आया हुआ है कि ये प्रश्न ये है, पीसीएस में पूछा गया था, कहा गया है कि बादशाह बनने के पूर्व औरंगजेब को दक्षिण भारत का ज्ञान था या नहीं, ठीक है। तो आप इस तथ्य को इससे प्रूव करिएगा कि औरंगजेब को 1636 से लेकर 1644 तक और फिर 1652 से लेकर 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ता है और उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, उस समय तक यह दक्षिण भारत का सूबेदार रहा। इसलिए दक्षिण भारत का एक अच्छा खासा अनुभव, एक अच्छा खासा ज्ञान औरंगजेब को था, ठीक है। तो ये प्रश्न का समाधान, समस्या का समाधान यहाँ से प्राप्त होता है। अब औरंगजेब का एक तथ्य 1636 से लेकर 1644 तक, 1652 से लेकर 1657 तक, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 1657 तक यह दक्षिण भारत का सूबेदार रहता, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब 1657 में, सितंबर 57 में शाहजहां बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद, ठीक है, मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण घटना होती है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है,
घटना जरा देखिए, सितंबर 1657, ठीक है। इस घटना में क्या हुआ, शाहजहां बीमार पड़ता है, ठीक है, बीमार पड़ता है, और इसी समय उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है कि अगला बादशाह कौन बनेगा। और यह उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच होता है, वही जो पुत्र औरंगजेब शाहजहां के जो चारों पुत्र हैं उन्हीं के मध्य होता है, ठीक है। और इसमें जो इसकी 3 जीवित बहनें थीं, वो बहनें किसी न किसी भाई का पक्ष लेती हैं, ठीक है। जैसे दारा शिकोह का पक्ष कौन लेता है, जहां आरा लेता है। औरंगजेब का पक्ष गोहन आरा लेती है, ठीक है। मुराद बख्श का पक्ष आपका गौहन आरा लेती है, उसके साथ खड़ी होती है। शाह सुजा अकेला रहता है, ठीक है। अब ये उत्तराधिकार के युद्ध की 5 लड़ाइयाँ होती हैं, 5 युद्ध होते हैं। यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके क्षण को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन आता है, उत्तराधिकार का युद्ध स्थान का नाम दे देगा, कहाँ पे हुआ था, क्रम से लगाने के लिए आ जाएगा। तो इसलिए इस उत्तराधिकार के युद्ध को बड़े अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है। सितंबर में 1657 में शाहजहां की मृत्यु, उसके बाद उत्तराधिकार का प्रारंभ। तो आप उत्तराधिकार के युद्ध को हेडिंग डाल लीजिएगा, उत्तराधिकार का युद्ध। पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध होता है जनवरी 1658, ठीक। इस युद्ध में एक तरफ जब शाहजहां बीमार पड़ता है, तो उस बीमारी के दौरान दक्षिण भारत में औरंगजेब रहता है, गुजरात में मुराद बख्श उस समय रहता है सूबेदार, और बंगाल में शाह सुजा रहता है, और दिल्ली में दारा शिकोह रहता है, ठीक है। मौजूदगी आपकी कहाँ थी, दारा शिकोह की डलई में, ठीक। उसके बाद बंगाल में किसकी थी, बंगाल में शाह सुजा की थी, गुजरात में मुराद बख्श की थी, और दक्षिण में किसकी थी, दक्षिण में औरंगजेब की थी, ठीक है। इसके बीमार पड़ने के बाद शाह सुजा अपने को बंगाल में बादशाह घोषित करता है, ठीक। मुराद बख्श अपने को गुजरात में बादशाह घोषित करता है, लेकिन औरंगजेब अपने को बादशाह घोषित नहीं करता। एक फैक्ट ये जानते रहिए आप। उसके बाद जो प्रथम युद्ध होता है, वह प्रथम युद्ध शाह सुजा के बीच, एक तरफ शाह सुजा की सेना रहती है और दूसरी तरफ शाही सेना, यानी कि बादशाह की सेना, और उस शाही सेना में कौन रहता है, शाही सेना में सुलेमान शिकोह और प्लस जय सिंह, जय सिंह ये राजपूत रहता है, और सुलेमान शिकोह दारा सिंह का पुत्र रहता है, दारा शिकोह का पुत्र रहता है, ठीक है। एक तरफ ये सेना रहती है और एक तरफ शाह सुजा रहते हैं। कहाँ पे, बहादुरपुर का युद्ध। यह बहादुरपुर बनारस के पास में स्थित है, उसी बनारस के पास में यह युद्ध होता है जनवरी 1658 को। इसमें शाह सुजा परास्त होता है और यह भाग निकलता है पूर्व की तरफ, यानी बंगाल की तरफ पूरा भाग जाता है, ठीक। दूसरा जो युद्ध होता है धर्मत का युद्ध, धर्मत का यह युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658, ठीक। अब देखिए जनवरी में हुआ, उसके बाद अप्रैल में हुआ धर्मत का युद्ध। इस धर्मत के युद्ध में कौन कौन रहता है जरा देखिए। औरंगजेब
वो आगरा की तरफ बढ़ता है। तो बीच में गुजरात में मुराद बख्श के साथ उसका समझौता हो जाता है, ठीक है। तो एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श हो जाते हैं, औरंगजेब और मुराद बख्श दूसरा, यह एक तरफ होता है। और दूसरी तरफ जो शाही सेना रहती है, उस शाही सेना में दो व्यक्ति रहते हैं, एक कासिम खां और दूसरा जशवंत सिंह, ठीक। यह मारवाड़ का राजपूत शासक रहता है। और ये भी देखिए राजपूत शासक जयसिंह यहाँ रहता है, और यह कासिम खां रहता है। इस युद्ध में, धर्मत के युद्ध में इन दोनों की पराजय होती है, और इसमें कासिम खां की भूमिका संदिग्ध मानी जाती है। माना जाता है कि वह औरंगजेब और मुराद बख्श से मिल गया था। और जशवंत सिंह युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भागता है। तो भागने के बाद जब वह मारवाड़ पहुंचता है, तो वहाँ की रानियां उसको अपने महल में घुसने से मना कर देती है, उसको घुसने नहीं देती। उसको कहती हैं कि तुम एक राजपूत होकर, ठीक है, युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग गए, इसलिए रानियां उनको घुसने से नहीं देती महल में, ठीक है। बहरहाल महल में तो नहीं घुसा, बाद में घुसा होगा। उसके बाद औरंगजेब और मुराद बख्श की सेना यहाँ विजित होती है धर्मत के युद्ध में, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला युद्ध आपको बताऊं कि कौन सा युद्ध हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धर्मट के युद्ध के बाद जो तीसरा युद्ध होता है, वह तीसरा युद्ध होता है शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध। धर्मत जो है वो उज्जैन के पास पड़ता है। उज्जैन से 14 मील शायद दक्षिण पूर्व की तरफ है, वह उज्जैन के पास है, ठीक है। और शामूगढ़ आपका आगरा के पास मिलता है, आगरा के पास में शामूगढ़ है। बहादुरपुर आपका बनारस के पास में। यह शामूगढ़ कब लड़ा जाता है? 29 मई 1658 को। देखिए तीनों युद्ध 58 में, ठीक है। इस युद्ध में फिर एक तरफ आपका औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, ये एक तरफ रहते हैं। और उसके बाद आपका दूसरी तरफ दारा शिकोह रहता है, दारा शिकोह और उसकी सेना रहती है, ठीक है। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित होता है और औरंगजेब और मुराद बख्श विजयी होते हैं। और इसी युद्ध के बाद